नमस्कार दोस्तों। सेकंड वीडियो लेकर के आप लोग के सामने आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थी डिटर्मिनेंट देखे होंगे। शानदार सेशन लेकर के आए हैं सेकंड क्लास। वैसे विद्यार्थी जिनका मैथ पेपर में मामला फंस रहा है, तो बिल्कुल निश्चिंत से कहीं भटकने का जरूरत नहीं है। 8 से 10 क्लास प्रॉपर डाला जाएगा। खूब बढ़िया तरीके से देखिएगा। उसको अगर कंप्लीट देख लेते हैं, देखने के बाद आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद सारा कंप्लीट आपका हो जाएगा। आप मैक्सिमम स्कोर करोगे आप बिहार बोर्ड में अपना मैथ में। क्लियर है? तो आज देखिए बाबू, सेकंड वीडियो हम लोग लेकर के आए हैं मैट्रिक्स का वन शॉट। तो ऐसा हम पहले करते हैं, इसका ऑलरेडी थ्योरी तो डाला हुआ है प्लेलिस्ट में, वहां जा कर के कवर कर सकते हैं। केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करा देंगे तो उससे काफी हो जाएगा। दोनों का लेकर के आए हैं, क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है बिल्कुल वन शॉट। जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे एग्जामिनेशन के दृष्टि से। देखिए इसमें क्लास नंबर 2 वन शॉट मैट्रिक्स, इसमें दोनों रहेगा, कॉन्सेप्ट भी रहेगा और क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी रहेगा। तो ऐसे विद्यार्थी जिनका कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, बिल्कुल जीरो है, वो हमारे साथ जुड़ करके बेहद शानदार सेशन को एंजॉय कीजिए। तो आज हम लोग देखिए इसमें चालू कर रहे हैं। चलिए, एक बात और जी, वैसे विद्यार्थी जिनका माइंडसेट बिहार बोर्ड में है या सीबीएसई बोर्ड, जिनका भी एग्जामिनेशन है इस बार 2026 में, तो वैसे वैसे विद्यार्थी जिनका माइंडसेट है कि ना हिंदी में इंग्लिश में, तो याद रखेंगे बाबू, आपको बिहार बोर्ड से भी है तो किसी प्रकार का एक लाइन भी दिक्कत नहीं होगा। आपको क्वेश्चन बनने से मतलब है, चाहे आप बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड। तो हम प्रयास करेंगे कि जो भी बात बताएंगे टू दी पॉइंट बताएंगे, क्वेश्चन आपको उससे बनेगा। ये नहीं कि जा करके उसका हिंदी वगैरह खोजने लगेगा, उससे कोई हम लोग को मतलब नहीं है बाबू। देखिए हम लोग आज चालू कर रहे हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जितना बात बताएंगे उसका थ्योरी पेज एक जगह दम पूरा कलेक्शन करके दिया हुआ है। आप उसको जा करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। है क्लियर? तो हम लोग आज चालू कर रहे हैं बाबू वन शॉट मैट्रिक्स। पूरा का पूरा कवर करवा दिया जाएगा, बिल्कुल जीरो से चालू कर रहे हैं। वैसे विद्यार्थी जिनका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है या बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है, दोनों के लिए क्लास बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखिए सेशन चालू कर रहे हैं ऐसे भी आज। और एक बात और इन्फॉर्मेशन देना हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, वो टेल्हा बस स्टैंड के पास 5 जनवरी से शानदार क्लास चालू होने वाला है ऑफलाइन, ट्वेल्थ के लिए। और ट्वेल्थ के लिए शानदार क्लास चालू होने वाला है मैथ के लिए। इसमें जहाँ सारा इन्फॉर्मेशन आगे भविष्य में भी दिया जाएगा, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हाँ, डेमो के लिए आप यूट्यूब पर ही देखेंगे। क्लियर है? या 4-5 क्लास डेमो रहेगा, उसमें आकर के आप देख सकते हैं। बेहद मिनिमम फीस में बेहतर क्वालिटी के साथ हम ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी आपका ये वीडियो प्रोवाइड करेंगे, आपको डाला जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे बाबू। और देखिए शानदार सेशन हम लोग चालू कर रहे हैं मैट्रिक्स। चलिए देखिए इसमें मैट्रिक्स, जनरली इसको अभियू के नाम से जानते हैं। बेहतर होगा हिंदी ना जाने तो ठीक रहेगा। हालांकि उससे आपको मतलब है ना, हिंदी इंग्लिश बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, आपको पूरा पूरा पता लगेगा। तो देखिए बाबू मैट्रिक्स, हम लोग पिछले क्लास में डिटर्मिनेंट के बारे में थोड़ा देखे थे। डिटर्मिनेंट
और मैट्रिक्स। उम्मीद करते हैं वैसे स्टूडेंट जो आज वीडियो देख रहे हैं वो पीछे वाला डिटर्मिनेंट वीडियो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एकदम सीरियली ढंग से 8-10 वीडियो कंटिन्यूअस डाला जाएगा। 8-10 वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चन बैंक या ब्रिलियंट का जो एक जगह कलेक्शन किया हुआ है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट उतना कवर कर लीजिए। मेन मेन जो है करवा रहे हैं। इतना के बाद जिनका बायोलॉजी है, जिनका मेन पेपर बायोलॉजी एक्स्ट्रा में मैथ है वो देख लेंगे। जिनका मेन पेपर मैथ है वो भी देखेंगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है बाबू। तो इसमें देखिए आज चालू कर रहे हैं मैट्रिक्स। थोड़ा ऐसा करते हैं दोनों में थोड़ा तुलना कर लेते हैं कि आखिर है क्या। पिछले क्लास में हमने बताया था कि डिटर्मिनेंट का संकेत कुछ ऐसा होता है सिंबल, जबकि मैट्रिक्स का संकेत सिंबल कुछ ऐसा होता है। याद रखेंगे बाबू, ये स्क्वायर अरेंजमेंट होता है। स्क्वायर अरेंजमेंट होता है। स्क्वायर अरेंजमेंट का मतलब ये वर्गाकार व्यवस्था है, जबकि ये बाबू रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, आयताकार व्यवस्था। ये दोनों में फर्क है। डिटर्मिनेंट का संकेत सिंबल कुछ ऐसा होता है, जबकि मैट्रिक्स का ऐसा होता है। इसमें याद रखेंगे ये स्क्वायर अरेंजमेंट होता है, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। इसी में याद रखेंगे डिटर्मिनेंट का कुछ ना कुछ आंसर आता है न्यूमेरिकल वैल्यू 2 4 10 5, लेकिन याद रखेंगे मैट्रिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल आंसर नहीं होता है। इसी में याद रखेंगे बाबू, बताए थे कि डिटर्मिनेंट के बाहर कोई कांस्टेंट के तो ये अंदर जाके कोई एक रो में, कोई एक रो में या कोई एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है। लेकिन अगर मैट्रिक्स के बाहर कोई कांस्टेंट जब रहता है तो ये अंदर जाके सभी सदस्य के साथ इंटू होता है। ये दोनों में महत्वपूर्ण फर्क यही है। चूंकि वन शॉट दिखा रहे रिवीजन के तौर पर, तो थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट को ये बात इतना समझाएंगे क्लियर हुआ होगा। बताया गया कि डिटर्मिनेंट का संकेत सिंबल कुछ ऐसा होता है, जबकि मैट्रिक्स का सिंबल कुछ ऐसा होता है। ये स्क्वायर व्यवस्था होता है, वर्गाकार व्यवस्था होता है, जबकि ये मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, आयताकार व्यवस्था होता है। याद रखेंगे बाबू, इसका कुछ ना कुछ आंसर आता है 2 4 10 5, लेकिन मैट्रिक्स का कोई भी आंसर न्यूमेरिकल नहीं आता। डिटर्मिनेंट के बाहर कोई कांस्टेंट तो ये अंदर जाके कोई एक रो में या कोई एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। लेकिन मैट्रिक्स के बाहर कोई अगर कांस्टेंट रहता है तो ये अंदर जाके सभी एलिमेंट यानी सभी सदस्य के साथ इनटू होता है। तो उम्मीद करते हैं कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में फर्क समझे होंगे, तो कंफ्यूजन ना होना चाहिए। अगर ऐसा साइन रहेगा तो डिटर्मिनेंट समझोगे, और थोड़ा अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उसको क्या समझोगे? मैट्रिक्स समझोगे। याद रखेंगे बाबू। अब देखिए मेनली रूप से हम लोग मैट्रिक्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देखिए मैट्रिक्स के बारे में हम लोग को डिटेल पढ़ना है। याद रखेंगे मैट्रिक्स का जस्ट हमने बताया कि सिंबल कुछ ऐसा होता है, आयताकार व्यवस्था होता है। जनरली मैट्रिक्स को कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ईटीसी से डिनोट किया जाता है। याद रखेंगे बाबू, हम लोग को टू दी पॉइंट दो मैट्रिक्स का प्लस पढ़ना है, दो मैट्रिक्स का माइनस पढ़ना है, दो मैट्रिक्स का इंटू पढ़ना है, लेकिन दो मैट्रिक्स का डिवाइड ना होता है, ना पढ़ना है। तो ये हम लोग तीनों के बारे में पहले जानेंगे। दो मैट्रिक्स का प्लस होता है, माइनस होता है, और दो मैट्रिक्स का इंटू होता है, लेकिन दो मैट्रिक्स का डिवाइड नहीं होता है। सबसे पहले ये सब टाइम पास थ्योरी है, वन शॉट थोड़ा जल्दी जल्दी में ये सब दिखा देते हैं। जानते हैं बाबू कि दो मैट्रिक्स प्लस होते कब है? जैसे मान लिया जाए जी, एक कोई मैट्रिक्स दे दिया है 6 7 8 9। ये सभी को स्पष्ट है कि
बताओ, अगर ये ऑर्डर कोई पूछा जाए, पिछले क्लास में भी हुआ था, ऑर्डर किसको कहते हैं, तो समझाया गया था रो गुना कॉलम, रो गुना कॉलम ऑर्डर लिखने का तरीका होता है। इसमें दो लाइन पढ़ना है, एक हॉरिजेंटल लाइन क्षैतिज रेखा जिसका स्पेशल नाम रखा गया है रो, रो को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और एक वर्टिकल लाइन पढ़ना है, वर्टिकल माने ऊर्ध्वाधर रेखा जिसका स्पेशल नाम रखा गया कॉलम। क्या रखा गया, कॉलम, कॉलम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें बताओ, इसमें पड़ा हुआ लाइन की संख्या 2 है और खड़ा लाइन की संख्या 2, इसीलिए इसमें 2 रो और 2 कॉलम। तो ये सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। एक और मैट्रिक्स बी दे दिए बउआ, कुछ ऐसा -1 0 5 2। क्लियर है। एक मैट्रिक्स दे दिया, एक बी मैट्रिक्स दे दिया। हम ये जानना चाहते हैं कि ए प्लस बी कब होता है और ए माइनस बी कब होता है। ध्यान से सुनेंगे एक लाइन, याद रखेंगे दो दो मैट्रिक्स का प्लस तभी होते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखिए, तो ये भी सेकंड ऑर्डर, ये भी सेकंड ऑर्डर। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ए प्लस बी करोगे तो एक न्यू मैट्रिक्स ही तैयार होगा, वो भी सेम ऑर्डर का तैयार होगा, जिस ऑर्डर का क्वेश्चन उसी ऑर्डर का आंसर। जैसा प्लस में नियम होता है वैसा ही नियम किस में होता है, माइनस में होता है। तो बताओ, ए प्लस बी इसका अगर करने के लिए कहा जाए तो निकाला जा सकता है, तो एक न्यू मैट्रिक्स तैयार होगा। जोड़ने का तरीका होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं, करस्पॉन्डिंग जगह पर रखते हैं। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्रमानुसार। बताओ, इस मैट्रिक्स में इस पहले पर इस स्थान पर 6, तो दूसरे मैट्रिक्स में इस स्थान पर -1। तो जब 6 और -1 जोड़ोगे तो आपका फाइनली बताओ कितना आंसर आ जाएगा। तो एक आपका आंसर कितना आ जाएगा जी, आपका आंसर आ जाएगा, बताइए, जोड़िएगा तो 6 और -1 जोड़िएगा तो 5। बताइए, 7 और 0 जुटेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़िए, करस्पॉन्डिंग मतलब क्रमानुसार। इस मैट्रिक्स में इस स्थान पर 7, तो दूसरे मैट्रिक्स में इस स्थान पर क्या है, 0 है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़िए और करस्पॉन्डिंग जगह पर रखिए। तो 7 0 जोड़िएगा तो 0। बताइए, 8 में 5 जोड़िएगा तो 13। बताइए, 9 और 2 जोड़िएगा तो 11। ये आपका आंसर हो गया। क्या क्लियर है। ये प्लस जैसे ही होता है, जैसा प्लस के नियम वैसा ही माइनस के नियम। क्या ये माइनस बी भी निकाला जा सकता है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करेंगे, करस्पॉन्डिंग जगह पर रखेंगे, करस्पॉन्डिंग माने क्रमानुसार। बताओ, 6 में से -1 घटेगा तो कितना, 7, 7 में से 0 तब कितना, 7, 8 में से 5 3, 9 में से 2 7। उम्मीद करते हैं प्लस और माइनस क्लियर हुआ होगा। बताओ, थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स रहता, क्या जोड़ लेते, थर्ड ऑर्डर का रहता तो थर्ड ऑर्डर का आंसर बनता। तो प्लस माइनस क्लियर है। चलिए देखिए, अब इसमें स्पीड में थोड़ा हम ये सब टाइम पास थ्योरी को थोड़ा स्पीड में बढ़ाते हैं। प्लस माइनस सीख गए हैं तो हम लोग सीखते हैं जी कि दो मैट्रिक्स का इंटू कैसे किया जाता है, वो एक लाइन में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिए, एक कोई मैट्रिक्स दे दिया, एक बी मैट्रिक्स दे दिया है। मान लिया जाए जी कि एम इंटू एन ऑर्डर का, एक बी मैट्रिक्स है जो एन इंटू पी ऑर्डर का। जानते हैं कि पहले ए इंटू बी होता कब है, ए इंटू बी तो होता ही है, लेकिन कब होता है कब ना होता है पहले ये जानने का प्रयास करेंगे। तो दो मैट्रिक्स का इंटू तब होता है जब पहला मैट्रिक्स का, तो पहला जो नंबर रहता है रो को बताता है और दूसरा नंबर कॉलम को बताता है। अब बताओ जी, ए जो मैट्रिक्स है एम इंटू एन ऑर्डर, ये कुछ नंबर रहा होगा, ये भी कुछ नंबर रहा होगा। मान लिया जाए ये किसी ऑर्डर का रहा होगा। याद रखेंगे, इंटू होने का शर्त है पहला मैट्रिक्स का देखा जाता है कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो। अगर आपस में इक्वल है तो ये ए इंटू बी होगा। सवाल उठता है कि जब ए इंटू बी होगा तो किस ऑर्डर का बनेगा बाबू। तो याद रखेंगे, ए इंटू बी जब इंटू करेंगे तो जो बच जाता है, बताइए इसमें कौन कौन बचा, एक एम बचा और एक पी बचा। यानी ये जो आंसर बनेगा ए इंटू बी तैयार करने के बाद एक मैट्रिक्स ही तैयार होगा जो आंसर बनेगा एम इंटू पी ऑर्डर का, जिसमें रो रहेगा एम और कॉलम रहेगा पी। उम्मीद करते हैं कि सभी को यह स्टेप क्लियर होगा।
इससे और एक ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा हुआ है, कहा है कि इफ ए जो मैट्रिक्स है वो 2 into 3 ऑर्डर का है एंड बी एक मैट्रिक्स जो है जी वो 3 into 5 ऑर्डर का है, तो देन का मतलब तो बताओ ए इंटू बी जो रहेगा वो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा। आपका ऑप्शन रहेगा बउआ 2 into 2 ऑर्डर, ऑप्शन रहेगा 3 into 2 ऑर्डर, ऑप्शन रहेगा 2 into 5 ऑर्डर, ऑप्शन डी रहेगा 5 into 2 ऑर्डर। क्या बताया जा सकता है? तो बिल्कुल आप लोग को स्पष्ट रहना चाहिए कि कब इंटू होता है और कब इंटू नहीं होता। बताओ पहला मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स दे दिया है कि 2 into 3 ऑर्डर का, यानी 2 रो और 3 कॉलम। बी मैट्रिक्स दे दिया है 3 into 5 ऑर्डर का। बताओ पहला मैट्रिक्स का देखा जाता है कॉलम और दूसरे का रो, अगर आपस में इक्वल है तो इंटू होगा, और होगा तो सवाल उठता है किस ऑर्डर का बनेगा। तो जो बच जाता है, बताइए कौन बचा 2 और यहाँ बचा 5, यानी 2 into 5 ऑर्डर का बनने वाला है न्यू मैट्रिक्स जब ए इंटू बी करेंगे तो बताइए तो इसमें ए इंटू बी किस ऑर्डर का रहने वाला है, क्या ऑप्शन है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी 2 into 5 ऑर्डर। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा। इसमें ये भी जानना महत्वपूर्ण है बाबू, ए इंटू बी हमेशा नहीं होता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझोगे। मान लिया जाए जी कि ये एक मैट्रिक्स है जो 3 into 3 ऑर्डर का, एक बी मैट्रिक्स जो है वो भी 3 into 3 ऑर्डर का। हम ये जानना चाहते हैं कि ए इंटू बी होगा कि ना। तो अभी तुरंत बताया गया कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा का रो अगर इक्वल है तो इंटू होगा। सवाल उठता है होगा तो किस ऑर्डर का बनेगा। तो जो बच जाता है बताइए 3 और यहाँ 3, यानी 3 into किस ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। यह स्टेप सबको क्लियर रहना चाहिए। क्या है क्लियर? बताओ तो एक और मैट्रिक्स दे दिए जी, ए मान लिया जाए हम लोग दे दिए 3 into 2 ऑर्डर का, एक बी मैट्रिक्स दे दिए बउआ 2 into 4 ऑर्डर का। जानना चाहते हैं कि ए इंटू बी निकलेगा कि ना। तो कहिएगा पहला का कॉलम दूसरा का रो इक्वल है तो ए इंटू बी निकाला जा सकता है। निकलेगा तो एक न्यू मैट्रिक्स तैयार होगा। बताओ किस ऑर्डर का बनेगा वो पहले ही बता सकते हैं। जो बच जाता है बताइए कौन बचा 3, और क्या बचा 4, यानी आंसर जो बनने वाला वो 3 into 4, जिसमें 3 रो और 4 कॉलम रहेगा। यह स्टेप सबको क्लियर रहना चाहिए कि इंटू कब होता है और कब नहीं होता है। आप बताओ जी कि अगर ये कोई मैट्रिक्स दे दे 2 into 3 ऑर्डर का और एक बी मैट्रिक्स दे दे जी 4 into 2 ऑर्डर का, बताओ ए इंटू बी निकलेगा कि ना निकलेगा। ए इंटू बी होने के लिए पहला का कॉलम दूसरा का रो इक्वल क्या है, कहिएगा ना इक्वल है, यानी ए इंटू बी इसका निकालना संभव नहीं है। क्या वो क्लियर है? तो ये हम लोग सीख गए कि कब इंटू होता है और कब इंटू नहीं होता है। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि इंटू आखिर होता है तो कैसे किया जाता है। मेन इसको 2 मिनट में हम लोग समझेंगे, उसके बाद आगे इसके क्लास को बढ़ाएंगे। तो देखिए बउआ, चलिए ध्यान दीजिए इसमें एक सिखा देते हैं जी इंटू करने के लिए। मान लिया जाए दे दिया 1 2 3 4 5 6 -1 2 3, एक बी मैट्रिक्स दे दिया है जी 1 -1 0 2 -1 3 5 0 1। या दो मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स ए बता दिया है, एक बी मैट्रिक्स बता दिया। सबसे पहले बताओ कि ए इंटू बी निकालना संभव है कि ना है। तो आप बोलोगे है। बताओ इसके लिए शर्त हमने बताया पहला मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का, दूसरा मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का। आप इसमें बताओ पहला मैट्रिक्स का देखा जाता है कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो, क्या आपस में इक्वल है? अगर इक्वल है तो इंटू होगा, और होगा तो बताइए जो बचता है उसी ऑर्डर का ना जी।
तो बताओ ये थर्ड ऑर्डर का बचेगा जिसमें 3 रो और 3 कॉलम, ये ऑलरेडी पहले से पता है। तो देखिए इंटू बी किस ऑर्डर का नया मैट्रिक्स बनने वाला है, थर्ड ऑर्डर का बहुआ। देखिए कैसा, ध्यान से देखेंगे। इंटू के लिए इस मैट्रिक्स का नाम, चूंकि पहला रो है तो R1 R2 R3 रिप्रेजेंट कर लीजिएगा तो थोड़ा आपको सहूलियत होगा। इसका नाम पहला कॉलम है तो C1 C2 C3, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। R1 उठाते हैं, क्या उठाते हैं, R1 उठाते हैं, R1 का इंटू C1 के साथ। एक बात और इसमें ध्यान देने लायक है बात बउआ, जब आप R1 उठाओगे तो R1 ही तैयार होगा। क्या है क्लियर? तो बताओ R1 उठाएंगे C1 के साथ, R1 उठाएंगे C2 के साथ, R1 उठाएंगे C3 के साथ। अगर R1 उठाए हैं तो याद रखेंगे R1 तैयार होगा। तो इसके लिए बउआ हम लोग देखिए इसको कैसे कंप्लीट करते हैं, इंटू करने का तरीका। आप बताओ R1 उठाए हैं तो देखिए R1 तैयार। आप बताओ R2 उठाओगे तो R2 का गुना C1, R2 का C2, R2 का C3, तो R2 तैयार होगा। बताओ अब उठाओगे R3 तो R3 का मल्टीप्लाई C1 C2 C3, तो क्या तैयार होगा, R3 तैयार होगा। तो बताओ जी R1 का C1 के साथ कंप्लीट किया जाए तो देखिए इसमें चलिए देखिए इंटू हम लोग करते हैं, कैसे इंटू किया जाता है उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। R1 में पहले C1 से, तो इंटू करने का तरीका ध्यान से समझोगे। बताओ यहाँ R1 में C1 से करस्पॉन्डिंग क्रमानुसार गुना करते हैं। यहाँ वाला सदस्य 1 तो 1 का गुना 1 के साथ, 2 में गुना 2 से, 3 में मल्टीप्लाई किस से, -5 से। बताओ R1 में C1 जब करोगे तो 1 में 1 से करोगे तो कितना, 1, फार्मूला होता है प्लस। तो 2 में गुना करोगे 2 से तो 2 दूनी 4, तो 3 में मल्टीप्लाई -5 से, फार्मूला होता है प्लस लेकिन माइनस होने की वजह से कितना हो जाएगा, -15। यहाँ वाला सदस्य कंप्लीट। R1 का C1 कंप्लीट। अब बताओ R1 का C2 कीजिए, तो C2 तैयार कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, एक में मल्टीप्लाई, एकदम इसी को देखिएगा, R1 को देखिए और केवल C2 को देखिए, मन ही मन मान लीजिए कि इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सब डिलीट। तो बताओ जी R1 का C2 जब आप करोगे तो 1 में मल्टीप्लाई -1 से तक कितना, -1, 2 में मल्टीप्लाई -1 से तक कितना, -2, 3 में मल्टीप्लाई 0 से तक कितना बहुआ, प्लस फार्मूला होता है 0। आप बताओ R2 का C2 हो गया। आप बताओ R2 का C2, तब R2 का C3 करो तो देखिए, तो R2 का C3 करोगे तो यहाँ वाला एलिमेंट माई R2 का, R2 देखो और C3 केवल देखो, किसी को नहीं देखो। तो बताओ 4 में 0 से होगा तब 0। बताओ 5 में क्रमानुसार होता है, 3 से होगा मल्टीप्लाई तो +15 फार्मूला। बताओ 6 में होगा 1 से तो +6। क्लियर है? तो देखिए जब R1 उठाएं तो देखिए R1 जोड़ घटाओ क्या किया जा सकता है जी। अब बताइए R2 उठाइएगा तो C1 C2 C3, तो R2 तैयार हो जाएगा। बताओ R3 का C1 C2 C3, तो R3 तैयार हो जाएगा। क्या स्टेप है क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान से समझोगे। बताइए जोड़ घटाव किया जा सकता है, 4 और 1 5, माइनस करोगे तो -10 हो जाएगा। यहाँ जी -3, यहाँ जी 21। क्या ये वाला आगे का कंप्लीट किया जा सकता है? तो उम्मीद करते हैं कि प्रोडक्ट क्लियर हुआ होगा। और प्रोडक्ट मेन है जी बेसिक का, मैट्रिक्स के नज़रिए से। थोड़ा इस बात को थोड़ा जल्दी में आगे को दिखाते हैं। देखिए इसमें जैसे इनटू कंप्लीट, अब ध्यान दीजिए इसमें, चलिए देखिए इसमें इनटू हो गया। अब हम लोग को मैट्रिक्स पढ़ना है,
इनटू सबको क्लियर है। सेकंड ऑर्डर रहेगा तो क्या हो जाएगा ना जी, सेकंड ऑर्डर भी रहेगा तो कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसमें भी किसी तरह का कंफ्यूजन ना होना चाहिए। मान लिया जाए ए दे दिया है, बी दे दिया है, तो इनटू में चिंता का कोई विषय ना ना है। बताओ ए इंटू बी निकलेगा कि ना निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। बताओ ये सेकंड ऑर्डर का, ये भी सेकंड ऑर्डर का, पहला का कॉलम दूसरा का रो आपस में बराबर है, तो इंटू होगा होगा तो किस ऑर्डर का बनेगा, जो बच जाता है। 2 इंटू 2 ऑर्डर का, देखो इंटू कैसे करेंगे, एकदम कंप्लीट रहना चाहिए बउआ। सेकेंडे ऑर्डर का बनना है जिसमें 2 रो 2 कॉलम। बताओ R1 ही है और ये क्या है R2। बताओ ये है C1 और ये क्या है C2। R1 उठाएंगे C1 के साथ, R1 उठाएंगे C2 के साथ, R1 उठाए हैं तो R1 तैयार होगा। बताओ R1 में C1 से करोगे, R1 में C1, तो देखो करस्पॉन्डिंग करो, एक में गुना किससे, दो से, तो बताओ दो, फार्मूला प्लस होता है, दो में गुना करोगे -1 से, तो -2 कंप्लीट। बताओ R1 में C1 हो गया, बताओ R1 में C2, तो एक में गुना होगा 3 से तो 3, बताओ दो में गुना होगा 1 से तो +2। देखिए R1 में एक बार C1 एक बार C2, तो देखिए R1 तैयार। अब बताओ R2 उठाएंगे एक बार C1 के साथ, R2 उठाएंगे C2 के साथ, तो R2 तैयार होगा। जो उठाएंगे वही तैयार होगा, ये दिमाग में रखना था। R2 का C1 करो, 3 में गुना 2 से 6, फार्मूला प्लस होता है, 4 में गुना -1 से, तब प्लस माइनस -4। बताओ R2 में C1 हो गया, अब R2 में C2, 3 में 3 से 9, बताओ 4 में 1 से +4, जोड़ घटाव किया जा सकता है जी, तो इंटू कंप्लीट। ये बताओ 0, ये कितना 5, ये कितना जी 2, ये कितना 13, ये आपका फाइनल ए इंटू बी निकला। तो थर्ड ऑर्डर भी क्लियर, सेकंड ऑर्डर भी क्लियर। यहाँ तक किन्हीं को, इतना तक में किन्हीं को समस्या नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल टाइम पास थ्योरी था और बिल्कुल ये बेसिक बात था, प्लस माइनस और इंटू। अब इसके बाद जो सीखना है उसके बाद हम लोग मेनली रूप से देखेंगे। चलिए देखिए इसमें जी, चलिए एक देखिए, हम लोग को पढ़ना है, थोड़ा फास्ट देखेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जो महत्वपूर्ण है उसी के बारे में थोड़ा दिखाते हैं। क्लियर है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बउआ एक पढ़ना है, मैट्रिक्स का प्रकार, रो मैट्रिक्स। तो इसमें कोई है नहीं, रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, सारा थ्योरी पेज में ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको एक नज़र देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा हम इसको जल्दी जल्दी समझा करके आगे निकलते हैं। रो मैट्रिक्स, ओनली फॉर वन रो, केवल और केवल एक रो हो, केवल और केवल अगर एक रो हो तो वैसे मैट्रिक्स को कहा जाता है रो मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। तो बताओ रो मैट्रिक्स में मान लिया जाए जी, एग्जाम्पल एक दे दिए, एग्जाम्पल दे दिए 1 2 3। बताओ इसमें रो के संख्या, पड़ा हुआ लाइन को रो कहते हैं, एक है, एक रो है, लेकिन कॉलम खड़ा लाइन 3 गो है, तो 1 इंटू 3, ओनली फॉर वन रो हो, अगर एक रो है तो ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं पहला क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कॉलम मैट्रिक्स जी। बताओ कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं जी, कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसमें केवल और केवल एक कॉलम हो तो ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम कहते हैं। जैसे 1 2 3, बताओ इसमें खड़ा लाइन की संख्या एक है, लेकिन पड़ा लाइन की संख्या कितना है, 3 है, यानी एक रो है, सॉरी, इसमें रो की संख्या कितना है 3, कॉलम की संख्या कितना है 1, केवल और एक, केवल एक कॉलम हो तो वैसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि यह स्टेप क्लियर हुआ होगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ही और देखेंगे थोड़ा जल्दी में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ही थर्ड वाला में देखेंगे जी। एक हम लोग को पढ़ना है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। हिंदी वगैरह जानने का प्रयास ना कीजिएगा, आपको क्वेश्चन बनने से मतलब है, एक भी क्वेश्चन दिक्कत ना होगा, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। ध्यान दीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, याद रखेंगे बउआ, रो बराबर कॉलम, रो बराबर कॉलम, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल, एक कोई मैट्रिक्स दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बताओ इसमें पड़ा हुआ लाइन की संख्या 3, खड़ा लाइन की संख्या 3, यानी ऑर्डर पूछेंगे तो कौन ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का। बताओ इसमें रो के संख्या, रो के संख्या किसके बराबर है, कॉलम के संख्या के बराबर है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। किसी भी प्रकार का हो सकता है, मान लिया जाए बउआ कि एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4, बताओ इसमें रो के संख्या 2, कॉलम के संख्या 2, यानी रो बराबर कॉलम, रो बराबर कॉलम हो तुरंत कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए क्लियर है। अब देखिए इसके आगे,
स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद बउआ एक हम लोग को पढ़ना है डायगोनल मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ही डायगोनल मैट्रिक्स। जानते हैं डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? वैसा मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स माना जाएगा जिसमें उस मैट्रिक्स के अंदर सारा सदस्य जीरो हो। सारा सदस्य क्या? सारा सदस्य जीरो हो, लेकिन डायगोनल वाला को छोड़ करके। जैसे बउआ मान लिया जाए डायगोनल मैट्रिक्स में एक कोई मैट्रिक्स दे दिया है, जैसे दे दिया है 5 0 0 0 -5 0 0 0 7। बताओ बउआ डायगोनल मैट्रिक्स कहते किसको है? डायगोनल मैट्रिक्स एक लाइन में सुनोगे, वैसे मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स माना जाएगा जिसका जब भी डायगोनल का चर्चा करेंगे खासकर मैट्रिक्स में तो केवल इसी के बारे में आप सोचोगे। क्लियर है? तो याद रखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका सभी सदस्य तो जीरो है मैट्रिक्स के अंदर, लेकिन डायगोनल वाला को छोड़ करके, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा गया डायगोनल मैट्रिक्स। इसी में विशेष तौर पर बउआ एक हम लोग को पढ़ना है, एक हम लोग को पढ़ना है जी इसी में डायगोनल के बाद स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? ये डायगोनल से ही तैयार हुआ है। अगर डायगोनल में सारा एलिमेंट, एलिमेंट यानी सदस्य, सारा सदस्य जीरो, लेकिन डायगोनल वाला सेम सेम, तो वैसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे 4 0 0, सारा सदस्य जीरो है, लेकिन बउआ बताइए डायगोनल वाला एलिमेंट देखिए सेम सेम आ गया है, ऐसे मैट्रिक्स को कहा गया क्या? स्केलर मैट्रिक्स कहा गया। इसी के बाद स्केलर के बाद जी ये उतना महत्वपूर्ण ना है एग्जामिनेशन के दृष्टि से। महत्वपूर्ण क्या है वो हम लोग समझते हैं। मान लिया जाए जी कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट आया था, तब डायगोनल मैट्रिक्स हो गया सारा सदस्य जीरो। स्केलर में विशेष तौर पर डायगोनल का तीनों सदस्य सेम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर कहते हैं। लेकिन ऐसा भी तो क्या स्थिति आ सकता है कि डायगोनल में आ जाए सब सदस्य तो जीरो है, लेकिन डायगोनलवा में आ जाए 1 1 1, तो ऐसे मैट्रिक्स को दामी भी आई है। यही एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण माना जाएगा, इसका यूज होगा। इसका नाम पड़ा बउआ यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स वन के जैसा बिहेव करता है। यूनिट को आई से डिनोट करते हैं, थर्ड ऑर्डर का रहेगा तो कभी कभी I3 लिख देगा, कभी कभी इसी का नाम आई लिख देगा, सारा बात सेम है। बताइए सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा तो 1 0 0 0, ये सॉरी सेकंड ऑर्डर का अगर कह देते हैं तो मान लिया जाए सेकंड ऑर्डर का तो I2 लिखल रहेगा जरा में 2 रो 1 0 0 1। बताइए डायगोनल में 1 1 और बाकी सदस्य जीरो, ये मैट्रिक्स क्या हो गया? यूनिट मैट्रिक्स। स्पेशल नाम इसका पड़ा यूनिट मैट्रिक्स, या इसी का एक और नाम होता है बउआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स वन के जैसा बिहेव करता है, इसका वन भी वैल्यू बता सकते हैं, कभी कभी आई से भी इसको डिनोट कर देगा, कभी I2 कह देगा, तो कंफ्यूजन ना होना चाहिए। पूरा एक नजर देखिए वंस, डायगोनल मैट्रिक्स सारा एलिमेंट जीरो, लेकिन डायगोनल वाला को छोड़ के डायगोनल में कुछ रहे, तो वैसे मैट्रिक्स को डायगोनल कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में सारा एलिमेंट जीरो लेकिन डायगोनल वाला सेम सेम, तो स्केलर। इसी में खास बात बहुआ कि अगर डायगोनल में 1 1, तब विशेष इसका नाम पड़ा यूनिट। यूनिट को आई से डिनोट करते हैं, यही बिहेव करता है किसके जैसा? वन के जैसा। क्या यहाँ तक सबको है क्लियर? और हम लोग को इसके बारे में एग्जामिनेशन में यूज नहीं होता, हम लोग को यूज होता है यूनिट मैट्रिक्स के बारे में। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट जी। एक इसी में बाबू पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ही अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन से दोनों समझेंगे, दोनों टॉपिक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है। और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
याद रखेंगे जी, जिस प्रकार से डिटर्मिनेंट में अंदर वाले सदस्य को एआई जैसे दिखाते थे, वैसे ही मैट्रिक्स में भी अंदर वाले सदस्य को एआई जैसे दिखाते हैं। सबको ये स्टेप क्लियर रहना चाहिए कि आई बताता है रो को और जे बताता है कॉलम को। जे बताता है किसको? कॉलम को। जैसे इसमें देखो, मान लिया जाए कि हमने एक मैट्रिक्स लिया कि पहला रो में है, पहला कॉलम में है, तो इस एलिमेंट का नाम, इस सदस्य का नाम है 1 1, इसका है 1 2, इसका है 1 3। ये दूसरा रो है तो दूसरा रो पहला कॉलम A21, A2, A23, A31, A32, A33। बताओ इसमें रो के संख्या 3, कॉलम के संख्या 3। ये स्टेप क्लियर है? अब ध्यान से इसमें देखेंगे बउआ, ये डायगोनल है। ये देखिए तो ट्रायंगल टाइप का शेप नजर आ रहा है। यहाँ भी आप देखो, ये भी ट्रायंगल टाइप का शेप नजर आ रहा है। ध्यान से समझेंगे, दोनों के स्टेप क्लियर कर रहे हैं। यहीं से ऑब्जेक्टिव एक सीबीएसई बोर्ड वाला बनता है। एक बार बिहार बोर्ड में भी एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक दो बार तीन बार। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखिए इसके बारे में हम लोग क्लियर करते हैं जी। ये डायगोनल वाला में देखा जाए तो क्या इसमें ऐसा पाया गया कि आई बराबर जे है? देखिए, पहला एलिमेंट आई और दूसरा जे, तो क्या आई और जे बराबर ना है डायगोनल वाला? तो कहिएगा बिल्कुल है। आप ध्यान से देखिए, ऊपर वाले ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल में 1 और 2 में अगर तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो बताइए 1 और 2 में बताओ कौन ज्यादा? 2 ज्यादा। 1 और 3 में 3 ज्यादा, और 2 और 3 में 3 ज्यादा। तो ये तीनों स्थिति में, ये तीनों सदस्य में बढ़िया से देखो, आई और जे रिलेशन अगर पूछे तो बताओ आई और जे में कौन ज्यादा तीनों स्थिति में? तो कहिएगा सर जे ज्यादा है। और हम लोग पढ़े हैं कि जिधर का ज्यादा उधर का मुंह खुला हुआ रहता है। या ठेठ भाषा में समझे जी, जिनको ये क्लियर ना हुआ, इस साइन दिए मैथ वाला, तो इसे समझो कि बताओ आई और जे में, बताओ आई और जे में 1 और 2 में ज्यादा बरियार कौन है? तो कहिएगा 2। बताइए 1 और 3 में ज्यादा बरियार ताकतवर कौन माना जाएगा? 3 वाला कहे के अधिक है। बताइए 2 और 3 में ज्यादा ताकतवर कौन? तो 3 कहिएगा। तो बताइए तीनों स्थिति में क्या जे वाला बरियार है जी? तो जब ये बरियार है जे वाला, तो आई वाला के देखे भाला भोंक दिया। क्या है क्लियर? किसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। ये अपना अपना तरीका होता है। उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जिधर का मुंह खुला हुआ, बताइए वो बड़ा बताता है। तो ये तीनों स्थिति में बड़ा है, जे बड़ा है, और आई जो है वो छोटा है। तो जे मान लिया जब बरियार है और आई क्या है? कमजोर, तो भाला भोंक दिया। उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। लेकिन ये ट्रायंगल में आप देखो तो जी, आई और जे में तुलना करो, कंपेयर करो, तब प्रत्येक स्थिति में देखो आई जो है, आई और जे में, आई और जे में बताओ कौन ज्यादा है? तो कहिएगा आई सर। तो आई बरियार ना है जी? तो बताइए आई बरियार है तो किसको भाला भोंकेगा? जे को। तो देखिए भाला भोंक दिया। या जिधर ज्यादा रहता उधर का मुंह खुला, आप लोग पढ़े होंगे। तो ये वाला आपका मानचित्र जो हम बनाए हैं वो स्पष्ट हुआ होगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। जब ये क्लियर है, तब ध्यान से इस बात को समझिएगा कि अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर कहते किसको है। याद रखेंगे बउआ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जब कहेगा, अपर कहेगा माने ऊपर वाला, ट्रायंगुलर माने त्रिभुजाकार। तो ऊपर वाला अगर त्रिभुज कहेगा तो आप नीचे वाला सोचोगे। नीचे वाला तीनों का तीनों सदस्य 0 रहेगा, तो वैसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर, बस यही फर्क है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेगा पहचान करो, तो आपको नीचे वाला त्रिभुज देखना है। अपर कहेगा तो उल्टा, नीचे वाला त्रिभुज 0 0 0 होना चाहिए।
और लोअर कहेगा तो ऊपर एल का त्रिभुज व 0 0 होना चाहिए। अब बताइए, इस पर एक एग्जाम्पल देख लो। अपर ट्रायंगुलर का पहले देखिए। ये कोई मैट्रिक्स हमने दिया, दे दिए जी 5 -3 0। क्लियर है? 0 -8 9 0 0 2। बढ़िया से देखिए, अपर ट्रायंगुलर कहा है तो कहा जाता है। अपर ट्रायंगुलर कहेगा तो एक लाइन ए आई जे का ऑल एलिमेंट्स 0। क्या सब का सब ए आई जे 0 है? नहीं सर। कौन वाला 0 है? तो बताइए, नीचे वाला। और नीचे वाला 0 है, ए आई जे सब 0 ना। तो बगल में कंडीशन कौन 0 के बाद? तो देखिए, नीचे वाला, और नीचे वाला आई ज्यादा होता है किससे? जे से। तो देखिए, नीचे वाला सदस्य आई ग्रेटर देन जे वाला केवल 0 रहेगा। सब 0, ए आई जे सब 0, लेकिन बगल में कंडीशन लगा दिया कि कौन वाला 0? आई ज्यादा होना चाहिए किससे? जे वाला। ए वाला अगर 0 रहेगा तो अपर ट्रायंगुलर। यानी अपर ट्रायंगुलर कहेगा तो तुरंत ऑब्जेक्टिव रहेगा बउआ कि ऑल एलिमेंट्स 0। ऑल एलिमेंट्स 0 ना। बताइए, आई ग्रेटर देन जे वाला अगर 0 रहेगा तो तुरंत कहिएगा कि कैसा मैट्रिक्स है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्या क्लियर है? इसी में जी देखिए, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल। ए मैट्रिक्स दे दिए। देखिए, लोअर कहेगा तो ऊपर वाला ट्रायंगल 0। तो मान लिया जाए 5 0 0 -3 8 0 9 8 2। बढ़िया से देखिए, लोअर ना कहा था तो देखिए ऊपर वाला त्रिभुज का मान बताइए 0। तो इसके अंदर वाले सदस्य को ए आई जे से दिखाते हैं। तो क्या ए आई जे वाला सब का सब सदस्य 0 हो गया है? तो कहिएगा ना सर। कौन वाला? तो केवल क कहा था लोअर ना, तो ऊपर वाला त्रिभुजवा 0। और ऊपर वाला का तो स्पेशल नाम होता है सर। तो कहिएगा क। तो आई लेस देन जे। तो बगल में आई लेस देन जे। उम्मीद करते हैं कि यह स्टेप क्लियर हुआ होगा। तो अपर ट्रायंगुलर क्या लोअर ट्रायंगुलर स्पष्ट हुआ सभी को? चलिए, जब यहां तक स्पष्ट हुआ तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। चलिए, थ्योरी को अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन का भी सेशन लगातार दम संदौर संदौर लेकर के आए हैं, जो दम एग्जाम ओरिएंटेड है। और बिल्कुल जो इस क्लास में पूरा ढंग से देख लेंगे उनका मैट्रिक्स से मुक्ति मिलेगा। और हम लोग मोक्ष धाम गया जी से भी आते हैं। और ऑलरेडी अभी जान रहे हैं कि गया में बहुत ज़्यादा अधिक ठंड पड़ रहा है क्लियर? तो थोड़ा ठंडा उंडा में बच करके आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। और बाकी तो आप खुद समझदार है, 11 12 का बच्चा है, नर्सरी में तो पढ़ ना रहे हैं। है क्लियर? तो ये स्टेप क्लियर रहना चाहिए। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बउआ, चलिए यहाँ तक सभी को स्पष्ट हो गया, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर। अब देखिए, जो एग्जामिनेशन में दम आएगा ही आएगा, दम VBI है। एकदम ये VBI है। एक बउआ पढ़ना है हम लोग को टॉपिक ट्रांसपोज। बिल्कुल बिहार बोर्ड वाला दम डरना ना है जी। आपको क्वेश्चन एक भी ना छूटेगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। याद रखेंगे, ट्रांसपोज अगर कह दे किसी मैट्रिक्स का निकालने के लिए, कभी कभी मैट्रिक्स का नाम देगा ना देगा। मान लोगे आप, मान लिया जाए कि कोई ए मैट्रिक्स था, इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पूछ रहा है। याद रखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए को मैथ में ए डैश लिखा जाता है। क्लियर है? यानी ए डैश कहेगा, यानी कि समझ जाएगा कि ट्रांसपोज निकालने के लिए कहा जा रहा है। एक बहु इसी में हम लोग को बउआ कहेगा एडजॉइंट।
नाम ना डरना है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, बस सब जो लिख रहे हैं उस पर ध्यान देना है, एकदम धड़ाधड़ बनेगा क्वेश्चन, किसी तरह का समस्या ना है। याद रखेंगे बउआ, कोई मैट्रिक्स ए दे दिया है जिसका हम लोग को निकालना एडजॉइंट, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं बउआ ए डी जे ए। समझ जाइएगा कि ए डी जे मैंने एडजॉइंट निकालना है किसका, ए का निकालना है। क्या है क्लियर? इसमें यहाँ तक क्लियर रहना चाहिए। एक हम लोग को पूछता है जी दम, ये तीनों आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम धड़ाधड़ क्वेश्चन दिखाएंगे, धड़ाधड़ बनेगा। लिखा हुआ रहेगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। याद रखेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को ए के पावर -1 लिखते हैं। अगर ए के पावर -1, यानी आप समझ जाओगे कि इस ए मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालना, क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना। क्या है क्लियर? तो यही 3 टॉपिक से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में ठीक से बउआ रहेगा ही रहेगा। पहला ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए को ए डैश, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को एडजॉइंट ऑफ ए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए को ए इनवर्स। तो इसका हम डिटेल ना करके केवल क्या फॉर्मूला होता है, कैसे बनाया जाता है, वो केवल हम दिखाना चाहते हैं। चलिए देखिए इसमें बउआ, सर सर पूरा भर गया। इतना ठंडा का प्रभाव है ना जी, यहाँ क्लास ले रहे हैं, धुआं धुआं हो गया। समझ गए? हाँ, क्लास धुआं धुआं हो गया। इतना जबरदस्त प्रभाव है। चलिए बहुत बढ़िया, खूब सर, हमारे सर ही है, जबरदस्त तरीके से दिमाग उग सेक रहे हैं। बड़ा दुख है जी, गया में सबसे ज्यादा ठंडा भी गए, और सबसे ज्यादा जो गर्मी है वो भी गए। तो गया वाला आदमी जो है ना, हर एक तरह से एकदम ठोक ठिठा के जबरदस्त रहते हैं, इसमें कोई शक ना है। अब चलिए देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक एक मिनट महत्वपूर्ण है, समय व्यतीत ना आप लोग का करेंगे। और ऑनलाइन जो भी पढ़िए, महत्वपूर्ण पढ़िए, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ये ना कि शेयर कर दीजिएगा तो ये ना सोचिएगा कि हमको से ज्यादा ले ले आएगा, ऐसा किसी टाइप का ना, शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट दब दबा के कीजिए। क्लियर है? कहीं भी आप पढ़ रहे हैं उससे कोई मतलब ना है, हम रिवीजन वन शॉट के लिए सबसे बेस्ट है। चलिए देखिए इसमें जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए इसमें, चलिए देखिए इसमें जी, एक कोई मैट्रिक्स है। ऐसा करते हैं ना कि ये तीनों टॉपिक के लिए क्वेश्चन उठा लेते हैं, एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? देखिए इसमें बहुत धुआं लग रहा है जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से एक उठा लेते हैं। चलिए लोअर ट्रायंगुलर ये सब हो गया कंप्लीट, आप लोग का क्वेश्चन उठा लेते हैं बउआ। हम लोग को 3 टॉपिक सीखना है। क्लियर? पहले हम लोग ट्रांसपोज देख लेते हैं। यहाँ का देख लीजिए, एक मैट्रिक्स ए दे दिया, एक कोई मैट्रिक्स दे दिया है, यहाँ का ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है जी, 1 2 3 और है 4 5 6, और इसका कहा है ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए डैश से। क्या बनाया जा सकता है? याद रखेंगे ट्रांसपोज समझिएगा क्या होता है, ए डैश। याद रखेंगे जी, पूरे रो को कॉलम में उतार देते हैं, वही ए डैश कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है।
है क्लियर? तो देखिए तो इसमें स- सर वो वाला पूरा खोल दीजिए ना। 1 मिनट रोकिए तो सर, यहाँ से फिर कंटिन्यू हो जाएगा ना? हाँ, फिर दूसरा हो जाएगा। ना ना, छोड़ दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत ना। देखिए, तो बताइए R1 को कहाँ उतारिएगा जी? C1 में, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3। बताइए R2 को कहाँ उतारिएगा? C2 में, पूरे रो को कॉलम में, तो यहाँ हो जाएगा 4 5 6। यही ए डैश कहलाता है। क्या है क्लियर? बताइए, तो एक नया मैट्रिक्स बना है, फिर से अगर इसको डैश कहेंगे तो निकाल लोगे? तो कहिएगा बिल्कुल निकाल लेंगे सर। क्या हमने समझाया? पूरे रो को कहाँ उतारते हैं? कॉलम में। तो बताइए R1 को उतारिएगा C1 में, R2 को C2 में, R3 को C3 में, तो यहाँ हो जाएगा 1 4। यहाँ उतारिएगा R2 को C2 में, तो T 2 5, यहाँ जी 3 6। बढ़िया से देखे तो लगता है फिर यही आ गया, यानी प्रॉपर्टीज हो गया। ये डैश पर डैश रहेगा तो इस मैट्रिक्स ए के बराबर ही यूज कर सकते हैं। इसी का नाम तो ए था, तो कह दिए ए के बराबर, यानी ये डैश पर डैश किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है। क्या ट्रांसपोज क्लियर हुआ? चलिए, ट्रांसपोज जब क्लियर है तो एक टॉपिक और सीखिए, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स का नाम नहीं देगा तो आप ए मान लोगे, ये देगा नाम तो और बढ़िया बात है। एडजॉइंट ऑफ ए को लिखा जाता है शॉर्ट में ADJ। चलिए देखिए, जैसे जी इसमें एक मैट्रिक्स है। चलिए देखिए इसमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा। फिर थर्ड ऑर्डर का भी एक सिखा देते हैं, दोनों क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद बना चालू कीजिएगा तो सब बनेगा। ध्यान दीजिए, एक मैट्रिक्स दे दिया है, इसका एडजॉइंट निकालना है जी। जानते हैं एडजॉइंट क्या होता है? याद रखेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए, एडजॉइंट निकालने के लिए देखिए इसमें, देखिए इसमें याद रखेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए एक सेकंड ऑर्डर, एक थर्ड ऑर्डर। बड़ा तकलीफ पहुंचा दिए हैं, इतने धुआं धुआं हो ये गया है कि कह ही नहीं सकते। तो धुआं धुआं कर दिए हैं। देखिए इसमें है क्लियर? देखिए जी, सेकंड ऑर्डर का जो साइन है वो डायगोनल वाला प्लस प्लस होता है, और थर्ड ऑर्डर जब रहेगा ना तो प्रत्येक एलिमेंट का एक साइन होता है, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, याद रखा जा सकता है। सेकेंड ऑर्डर का साइन है, डायगोनल इसको कहेंगे। डायगोनल जब भी चर्चा करेंगे तो इसी के बारे में आप सोचोगे, ये भी होता है लेकिन इसी के बारे में सोचोगे। तो ये प्लस प्लस बाकी माइनस, इसमें देखो डायगोनल वाला प्लस है, ये भी डायगोनल वाला प्लस है। ये दो उपाय है। तो हम लोग सीखते हैं जी कि आखिर एडजॉइंट निकालते कैसे हैं। तो अगर 2 मार्क्स में आएगा तब ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप तुरंत बना सकते हैं। ध्यान से समझिएगा कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले इसमें ये दिए गए मैट्रिक्स से एक नया मैट्रिक्स तैयार करते हैं। तो कहिएगा कैसे तैयार कीजिएगा सर? तो देखिए कैसे तैयार करते हैं। प्रत्येक सदस्य के को फैक्टर से, और को फैक्टर निकाला कैसे जाता है तो ध्यान से समझेंगे, याद रखेंगे। भी एक नया मैट्रिक्स तैयार कर, कैसे तैयार होता है? तो ए मैट्रिक्स के सहायता से ही बी तैयार होता है।
ये जो तैयार है वो बी के सहायता से ही तैयार होता है, लेकिन प्रत्येक सदस्य के को फैक्टर करने से। को फैक्टर कैसे निकाला जाता है तो ध्यान से सुनेंगे। जिस सदस्य का प्रत्येक का निकलेगा, चारों का, जैसे cos थीटा का को फैक्टर चाहिए, तो ये जिस रो और जिस कॉलम में पड़ता है मन ही मन ढक दो। तो बताओ कौन बचा? cos थीटा। कौन बचा? cos थीटा। तो रो कॉलम ढके तक cos थीटा, ये cos थीटा आंसर आया। लेकिन बताओ यहाँ का साइन क्या होता है? प्लस। तब प्लस cos थीटा तब cos थीटा, और जिस सदस्य का को फैक्टर निकाले उसी जगह रख दो। क्लियर हुआ? बताओ माइनस साइन थीटा का को फैक्टर निकालना था, जिस सदस्य का को फैक्टर चाहिए वो जिस रो और जिस कॉलम में पड़ता है डिलीट, मिटा दो मन ही मन। कौन बचा? साइन थीटा। लेकिन यहाँ का साइनमा का होता है माइनस, तो माइनस साइन थीटा आंसर। क्लियर है? क्या इसका निकाला जा सकता है? ये वाला रो कॉलम, ये वाला रो में और ये वाला कॉलम में, बताइए क्या बचेगा? ए ढाके माइनस साइन थीटा ना बचा जी, लेकिन यहाँ का साइन क्या होता है? माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस साइन थीटा। जिस सदस्य का कोफैक्टर निकालेंगे उसी जगह रखेंगे। बताइए cos थीटा का कोफैक्टर निकल जाएगा। बताइए ए ढाके ये वाला रो, ये कॉलम क्या आया? cos थीटा, लेकिन यहाँ का साइन प्लस था, प्लस है cos थीटा। अब बी से बी, ए मैट्रिक्स एक बी मैट्रिक्स तैयार हो गया। बताइए बी मैट्रिक्स का कोई कहे कि बी डैश निकालो, अभी तुरंत सिखाया कि डैश मैंने ट्रांसपोज, पूरे रो को कहाँ उतार दो? कॉलम में। तो बताइए R1 को C1 में, cos थीटा माइनस साइन थीटा। बताओ यहाँ जी साइन थीटा और जी cos थीटा, यही जो बी डैश निकला बउआ कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए। मैं उम्मीद करते हैं कि सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए क्लियर है। एक देखिए थर्ड ऑर्डर का सिखा देते हैं, थर्ड ऑर्डर का सिखा देते हैं, लेकिन ये इनवर्स निकालने के लिए जो सिखाएंगे उसी में एडजॉइंट छिपा हुआ रहेगा, तो खूब बढ़िया से लिख करके ये क्लियर कर देते हैं। चलिए एडजॉइंट सीख गए हैं जी। अब ध्यान से देखिए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ए मैट्रिक्स का इनवर्स, तो ये इनवर्स का फॉर्मूला होता है एक बटा ए। बताओ डिटर्मिनेंट का साइन है, यानी ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही इसका आंसर होता है इनवर्स का। तो इसमें जरूरत किसका किसका? एगो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, एगो एडजॉइंट ऑफ ए का। देखिए दोनों निकाल देते हैं, दोनों निकाल के ए इनवर्स निकाला जा सकता है। एक क्वेश्चन यहीं का उठा लेते हैं, एनसीईआरटी पूछा हुआ। चलिए देख लेते हैं जी थोड़ा। चलिए देख लीजिए, यहीं पर का एक क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं। नाम नहीं दिया हुआ है बउआ, हम लोग ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। लेट, नाम दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो आप मान लोगे। मान लिया जाए ए मैट्रिक्स दे दिया है। क्या दिया है जी? 1 3 3, 1 4 3, 1 3 4। देखिए ध्यान से, ए मैट्रिक्स दे दिया है, इसका हमको ए इनवर्स जानना है। बताओ ए इनवर्स का फार्मूला का अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1 बटा डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ध्यान से देखिए, इसमें रिक्वायरमेंट जरूरत है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का और एडजॉइंट ऑफ ए का, हम लोग दोनों निकालने के लिए जानते हैं। तो देखिए तो बउआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब निकालोगे तो लिख दो एक्सपेंडिंग, किसी एक से एक्सपेंड करने के लिए आप जानते हो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R1 से एक्सपेंड कर दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, R1 का पहला सदस्य उतारते हैं रो, और जिस कॉलम में पड़ता है ढकते हैं। तो बताइए सेकंड ऑर्डर बचा,
और सेकंड ऑर्डर का आंसर प्राइमरी माइनस सेकेंडरी, तो 4 चौका 16, और सेकेंडरी करोगे तो 3 त्रिकी 9। फार्मूला यहाँ प्लस होता है, +3 उतारो, लेकिन यहाँ का बताओ थर्ड ऑर्डर का साइन में ऐसा ना होता है जी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बताओ यहाँ का साइन क्या होता है, माइनस, तो उतारे होता है फार्मूला प्लस, लेकिन यहाँ का साइन माइनस, तो प्लस माइनस -3, ए वाला रो में और ए वाला कॉलम में। तो बताइए बचा 1 3 1 4, क्या सेकंड ऑर्डर था, प्राइमरी कीजिएगा था, प्राइमरी कीजिएगा तो एक में 4 से गुना होगा था 4, और सेकेंडरी कीजिएगा तो माइनस, सेकेंडरी कीजिएगा तो एक में 3 से था 3। बताओ यहाँ -3 होता है फार्मूला प्लस, तो प्लस माइनस -3 उतारेंगे और जिस रो कॉलम में पड़ता है ढकेंगे, ए वाला रो में ए वाला कॉलम में। तो बता ये रो ये कॉलम, तो ये बचा, ये प्राइमरी कीजिएगा था 3 और सेकेंडरी कीजिएगा था -4। सोल्व कर दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल जाएगा। बताओ 16 में से 9 घटावेंगे 7, 7 में 1 से गुना 7, ये बताओ कितना, -3 हो जाएगा। बताइए ए जी, -1, और -1 में -3 से गुना होगा था +3। देखिए तो बढ़िया से क्या कट गया, है ना क्लियर। चलिए, तो आपका फाइनल आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का कितना आ गया, 7 आ गया। जब ये 7 आ गया, किसी एक से एक्सपेंड कर दिए, 7 आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप बताओ इसमें किसका जरूरत है, एडजॉइंट ऑफ ए। अभी जस्ट हमने सिखाया कि एडजॉइंट ऑफ ए निकलता कैसे है। तो दिए गए मैट्रिक्स से ही तैयार होना चाहिए, लेकिन प्रत्येक सदस्य के कोफैक्टर से, और कोफैक्टर सभी सदस्य का निकलता है बहुआ। तो देखिए उसके लिए हम पूरा डिटेल लिख देते हैं, अगर 2 नंबर 5 नंबर में आएगा तो ठीक है क्लियर। तो देखिए इसमें हम लिख देते हैं, अब 4 जितना भी काम करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए के लिए वर्क कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 4 किसके लिए, 4 मैंने के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए। लिखो पी एक नया मैट्रिक्स, तो लिखिए पी इज ए न्यू मैट्रिक्स इन विच, भी कैसे तैयार करते हैं वही लिख रहे हैं कि पी इज ए न्यू मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स, एलिमेंट यानी सदस्य, पी इज ए न्यू मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स और कोफैक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग का मतलब क्रमानुसार, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर है, एकदम ध्यान से इस बात को समझोगे। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए ये लैंग्वेज लिखे हैं कि बी जो है एक न्यू मैट्रिक्स है, तो बी तैयार कैसे होता, तो उसके बारे में चर्चा किए हैं। इन बीच एलिमेंट यानी मैट्रिक्स के अंदर जो सदस्य आया, क्या करने से, को फैक्टर करने से, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो देखिए तो तैयार हो जाएगा। तो ए जब बी नया एक तैयार करो प्रत्येक सदस्य के को फैक्टर से, तो देखिए तैयार हो जाएगा जी। बताइए ए मैट्रिक्स से ही देखिए तैयार कौन हुआ, देखिए लिख दिए बी एक न्यू मैट्रिक्स कैसे तैयार हुआ, तो ए मैट्रिक्स के क्या करने से, कोफैक्टर, कोफैक्टर प्रत्येक सदस्य का निकलता है, और इसको प्रत्येक सदस्य का कोफैक्टर निकालने के लिए साइन महत्वपूर्ण है। तो देखिए एक एक लाइन 1 का निकालना है, तब आराम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, तब आराम से कीजिए, तुरंत आंसर आएगा, कहीं गलत होने का चांस नहीं है। बताओ 1 का कोफैक्टर चाहिए, तो जिस सदस्य का कोफैक्टर चाहिए उस जिस रो जिस कॉलम में पड़ता है ढक दो, तो ए वाला रो में ए वाला कॉलम में, तो ये ढकोगे और ये ढकोगे, तो ये देखिए तो सेकंड ऑर्डर बचा जी। और सेकंड ऑर्डर का आंसर होता है प्राइमरी माइनस सेकेंडरी, तो 4 चौका 16 और 3 त्रिकी 9, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, 7 तो आंसर आया, लेकिन इस सदस्य का कोफैक्टर आया है 7, लेकिन यहाँ का साइन ध्यान में रखते हुए, यहाँ का साइन प्लस था, प्लस से 7 ना रह जाएगा। इस 1 का कोफैक्टर आया 7, तो इसी पैलेस पर लिख दो कितना, 7। क्लियर जी। बताओ 3 का निकालना है, ए वाला रो में ए वाला कॉलम में, प्राइमरी करोगे था 4, सेकेंडरी करोगे था 1, तो बताइए 4 में 1 से गुना 4 3, तो 4 में से 3 घटेगा था 1, लेकिन यहाँ का साइन क्या होता है, माइनस, तो बताइए कितना हो जाएगा, -1। क्लियर जी।
बताइए, -3 का निकालो को फैक्टर, ए वाला रो में ए वाला कॉलम में, प्राइमरी करोगे तो 3, सेकेंडरी करोगे तो -4, यानी -1 आंसर आएगा। यहाँ का साइन प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस एक ही रह जाएगा। बताओ इस 1 का निकालो, ए वाला रो में ए वाला, देखिए इसका को फैक्टर 1 का, ए वाला रो में और ए वाला कॉलम में, तो देखिए ये बचा ए बचा ए बचा ए। सेकेंड ऑर्डर प्राइमरी करोगे तो 12, और सेकेंडरी करोगे तो माइनस माइनस प्लस, 12 और 9। बताइए 12 और 9 कितना, 21। यहाँ का साइन क्या होता है, माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -21। बताओ 4 का निकाल सकते हैं, ए वाला रो में, ये माइनस ना है और पॉइंट पड़ गया है, ए वाला रो में और ए वाला कॉलम में, तो प्राइमरी करोगे तो 4, और सेकेंडरी करोगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 7। यहाँ का साइन बहुआ प्लस, तो प्लस से 7 रह जाएगा। बताइए इसका निकालिए, ए वाला रो, ए वाला रो में, ए वाला रो में और ए वाला कॉलम में, ए वाला रो में और ए वाला कॉलम में, तो प्राइमरी करोगे तो 3, सेकेंडरी करोगे तो 3, 3 में से 3 घटा कितना, 0। यहाँ का साइन माइनस, -0 ना लिखते हैं, न्यूट्रल होता था 0। बताओ 1 का निकालो, ए वाला रो में ए वाला कॉलम में, प्राइमरी करोगे तो 9, और सेकेंडरी करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12। 9 और 12 कितना हो गया, 21। है क्लियर, तो यहाँ का साइन प्लस था, +21। ये स्टेप क्लियर जी। 3 का निकालो, ए वाला रो में ए वाला कॉलम में, प्राइमरी करोगे तो 3, सेकेंडरी करोगे तो माइनस माइनस प्लस 3, 3 और 3 6। यहाँ का साइन माइनस, तो -6। बताओ 4 का निकालो, ए वाला रो में ए वाला कॉलम में, प्राइमरी करोगे 4, सेकेंडरी करोगे तो 4 में से 3 घटेगा तो 1, और यहाँ का साइन +1। बताओ बी मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब जब बी तैयार हो गया, तो बताओ बी का क्या हम लोग निकालते हैं, हम लोग बी का निकालते हैं बउआ, बी डैश। बी का क्या निकालते हैं, बी डैश, तब ना ट्रांसपोज। तो बताइए एक लाइन हम लोग और देख लेते हैं। देखिए, देखिए बी का बी डैश क्या तैयार हो जाएगा, तो कहिएगा यस सर अभी ये तो ट्रांसपोज हमको सिखाए हैं। क्या सिखाए हैं, तो ट्रांसपोज सिखाएं। ट्रांसपोज क्या सिखाएं, ट्रांसपोज हम लोग को सिखाएं कि पूरे रो को कॉलम में उतार दो। तो बताओ R1 को उतारो कहाँ, R1 को C1 में, तो बताओ 7 -1 -1। बताओ R2 को C2 में, तो क्या हो जाएगा, -2 7 0। बताओ R3 को C3 में, तो बउआ कितना, 21। है क्लियर। अच्छा इसमें ये 21 है जी, सॉरी। तो बताइए R2 को जब C2 में उतारोगे तो -21 ना है, -21 7 0। बताइए R3 को C3 में, तो 21 -6 और कितना 1। ये जो बी डैश निकला ना बउआ, ये जो बी डैश निकला, यही कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए। यही कहलाता है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। अभी हमको एडजॉइंट ऑफ ए मिला है, एडजॉइंट ऑफ ए कहता है यहीं छोड़ देते, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, ए इनवर्स। और ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1 बटा डिटर्मिनांट ए इंटू होता है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। बताओ 1 बटा डिटर्मिनांट ए का मान हम लोग को निकल चुका है कितना, 7। बताओ एडजॉइंट ऑफ ए भी मिला हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल चुके हैं कितना बउआ, 7 -21 21 -1 7 -6 -1 0 1। बताइए कोई मैट्रिक्स के बाहर नंबर, तो ये अंदर जाके सभी के साथ इंटू हो जाता है, तो एक लाइन कर दोगे तो वही कहलाता है क्या, ए इनवर्स। तो देखिए तो इसमें थोड़ा सा हम यहाँ के बाद ये लाइन थोड़ा दिखा देते हैं। बताइए ए इनवर्स फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, जब इंटू करोगे, तो बताइए 1/7 में 7 से गुना होगा, तो 7 से 7 कटेगा तो बउआ 1। ए जब गुना करोगे तो हो जाएगा -3। ए जब गुना करोगे तो ए भी 3 बार में कटेगा, ए गुना करोगे तो हो जाएगा -1/7। ए गुना करोगे तो 7 से 7 कटा 1। ए गुना करोगे तो हो जाएगा -6 बटा कितना, 7। ए जब गुना करोगे तो हो जाएगा -1/7। ए जब गुना करोगे तो 0 हो जाएगा, 1/7 में 1 से गुना होगा 1/7। ए आपका कहलाता है ए इनवर्स। तो ये फिक्स है बाबू, आपको एग्जामिनेशन में पूछेगा ही पूछेगा। चलिए तो थ्योरी हम लोग को लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। अब जो भी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत छूट गया है वो यूज होगा, तो उसके माध्यम से हम इसको समझा देते हैं। तो देखिए मुश्किल से 10 मिनट इसमें लगेगा। चलिए ध्यान दीजिए इसमें। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा ये इनवर्स। चलिए क्लियर है। देखिए अब इसमें, अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं डायरेक्ट।
कुछ कुछ देखिए टॉपिक में जो एग्जामिनेशन में यूज होता है बहुत ज़्यादा, वो इक्वल मैट्रिक्स एक यूज होगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ही इक्वल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? याद रखेंगे, वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक सदस्य आपस में इक्वल होता है, जैसे 6 7 8 9, इसी के बराबर में एकदम जीरोक्स फोटो कॉपी उतार दो एक और 6 7 8 9, तो ऐसे मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं, जिसका प्रत्येक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा गया? इक्वल मैट्रिक्स कहा गया। दमा स्टेप सबको है क्लियर? चलिए, इक्वल मैट्रिक्स में मान लिया जाए जी, ऐसा दे दिया है x1 x2 x3 x4, और इसका वैल्यू दे दिया है कुछ ऐसा 6 7 8 9। क्या बताया जा सकता है? दो मैट्रिक्स आपस में बराबर ही बराबर तभी होते हैं जब यहाँ का सदस्य यहाँ के बराबर। तो बताओ x1 का मान 6, बताओ x2 किसके बराबर होगा? 7 के बराबर। x3 किसके बराबर? 8 के बराबर। है क्लियर? बताओ x4 किसके बराबर? 9 के बराबर। तो इक्वल मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ये बनाने के दौरान आपको यूज होगा। और इसी में जी हम लोग को यूज होगा बउआ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स जानते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जानते हैं सिंगुलर नॉन सिंगुलर? वैसा मैट्रिक्स, एक कोई मैट्रिक्स दे दिया और पूछ रहा है कि वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। पहचान करने का तरीका होता है उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, ये साइन डिटर्मिनेंट का। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो तो कह देना सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाले और नोट जीरो आ गया तो याद रखेंगे कैसा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है पूछता है एग्जामिनेशन में, कहेगा ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। एग्जिस्ट, ये प्रश्न पूछता है कि ए इनवर्स कैसे मैट्रिक्स का निकलता है? ऑप्शन दिया हुआ रहता है सिंगुलर मैट्रिक्स का, ऑप्शन बी नॉन सिंगुलर का, सी स्क्वायर मैट्रिक्स का, डी नन ऑफ दीज। तो देखिए ए इनवर्स कैसे वाला का निकलता है, अभी जस्ट हमने ए इनवर्स का फार्मूला पढ़ाया। बताओ ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। अब बताओ बउआ कि इसमें, बताओ ये सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ए का मान कितना होता है? जीरो। तो जब यहाँ पर आप 1/0 कर दोगे तो 1/0 बना लेगा इन्फिनेटिव, और यहाँ रहेगा एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या ये फाइंड आउट ए इनवर्स निकल पाएगा? तो कहिएगा सिंगुलर मैट्रिक्स का नहीं निकल सकता। हाँ, लेकिन ये अगर नोट जीरो माने जीरो को छोड़ के कुछ नंबर रहता, तब बताइए इसमें फार्मूला में बैठाते मान लिया कि इसका आंसर आ जाता डिटर्मिनेंट ऑफ ए का 5, तो बताइए नाने सिंगुलर ना कहलाएगा? तो 1/5 और कुछ एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा, तो गुना करेंगे तो मैट्रिक्स ए इनवर्स निकलेगा। यानी ए इनवर्स कैसे वाले मैट्रिक्स का निकलता है बउआ? सिंगुलर का कि नॉन सिंगुलर का? तो कहिएगा नॉन सिंगुलर का। काहे से कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए, उम्मीद है कि यह क्लियर हुआ होगा। आप देखिए इसमें धड़ाधड़ हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, नॉन सिंगुलर सिंगुलर हो गया। एक ऑब्जेक्टिव में हमेशा होता है ए बी के होल इनवर्स, तो याद रखेंगे पहले बी इनवर्स होता है उसके बाद ए इनवर्स होता है। आप लोग याद रखोगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और इसमें ध्यान दीजिए जी। चलिए अब क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन है, सारा है एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए धड़ाधड़ पहला क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दे दिया है, यदि एक्स प्लस वाई, यहाँ दे दिया है 2 1, यहाँ दे दिया x-y, ये मैट्रिक्स दे करके कहा है किसके बराबर है? 3 2 1 7। उम्मीद करते हैं पता लग रहा है। बताइए दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है, बराबर तब होता है जब यहाँ वाला एलिमेंट इसके बराबर। तो बताओ x प्लस वाई का मान कितना? 3, पहला इक्वेशन। बताओ यहाँ वाला 2 2 के बराबर है, 1 1 के बराबर, यहाँ वाला एलिमेंट 7 के बराबर। तो बताओ x माइनस वाई किसके बराबर बउआ? 7। इक्वल मैट्रिक्स में क्या सोल्व करके x और y निकाला जा सकता है? देखिए प्लस करने से y कटेगा, x और x 2x, 7 और 3 कितना? 10। तो x का मान गुना में तो उधर जाके भागा में यानी 5। बताओ x के जगह 5 रख दोगे, y का मान आ जाएगा। बताओ y अगर x के जगह 5 रखोगे तो उधर जाके घटेगा जी, x के जगह 5 तो उधर जाएगा तो कितना? -2, यानी x का मान इतना। यह स्टेप सबको है क्लियर? चलिए, इतना क्लियर जब हो गया तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो। हाँ, अभी थोड़ा क्लास में करते हैं। चलिए अब देखिए इसमें बउआ, ये भी दूसरा पूछा हुआ है जी, कहा है x और y का मान निकालिए। सारा पूछा हुआ देख लीजिए। x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 7025। है क्लियर?
ये दे दिया है, और एक दे दिया है जी x माइनस वाई बराबर गिवन है 3 0 और 0 और 3 दिया है। कह रहा कि x और y का मान निकालिए, क्या निकाला जा सकता है? ये 10th जैसा इक्वेशन है। बताओ x प्लस वाई इतना, x माइनस वाई। बताओ x को ये काटने के लिए ऐसा करते हैं, प्लस कर देते हैं, आसानी से कट जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा। तो बताओ y कटेगा, x और x कितना 2x। बताओ इसका साइन प्लस प्लस, दो मैट्रिक्स का प्लस करने आता है, दोनों का ऑर्डर सेम है तो इसी ऑर्डर का आंसर भी बनेगा। करस्पॉन्डिंग जोड़िए, करस्पॉन्डिंग रखिए, 7 और 3 10, उसी जगह पर 0 0 0। बताओ 2 में 0 जोड़ोगे 2, 5 में 3 8। बताओ 2x का मान इतना, हमको x ना चाहिए बउआ, तो x गुना में, तो उधर जाके डिवाइड में, तो 1/2 इसके बाहर आ जाएगा। तो बताओ कितना 10 0 2 8। मैट्रिक्स के बाहर कोई अगर कांस्टेंट रहता है तो ये अंदर जाके सभी के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 1/2 में 10 से होगा तो ये कटेगा तो 5, ये 1/2 में 0 से तो 0, 1/2 में 2 से तो 1, 1/2 में 8 से तो कितना 4। ये स्टेप क्लियर है। ये x का मान आ गया। बताओ x का मान आ गया, क्या y ना मिल जाएगा? कोई एक इक्वेशन में पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन पहला। बताओ पहला इक्वेशन में x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 7 0 2 5। बढ़िया से देखो तो जी, x का मान हम लोग को निकल चुका है, मैट्रिक्स कितना मिला है 5 0 1 4, प्लस y है तो y उतार दो 7 0 2 5। ध्यान से देखिए, y निकालना चाहते हो आप, पूछना का मतलब साइन प्लस, तो उधर जा करके माइनस। तो बताओ 7 0 2 5 माइनस में बताओ कितना, माइनस में हो जाएगा 5 0 1 4। बताओ दोनों मैट्रिक्स को घटाना है तो सेम ऑर्डर का बनेगा ना, 7 में से 5 घटेगा 2, 0 में से 0 0, 2 में से 1 1, 5 में से 4 1, यानी x का आंसर है, y का आंसर है। उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। चलिए और देखिए धड़ाधड़, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, बाकी और इसमें सिखा चुके हैं। चलिए जी, जोड़ घटाओ आप लोग जानते हैं। ए मैट्रिक्स दे दिया है, एक बी दे दिया है क्लियर, एक सी दे दिया है क्लियर, ए बी सी तीनों बता दिया है। तो कह रहा है कि एक्स का मान निकालो, एक्स का मान निकालो, जबकि बता दिया है कि 2a प्लस 3b बराबर कहा है एक्स प्लस कितना है जी सी है। बताओ ए भी पता, बी भी पता, सी भी पता, ये तीनों मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। बताओ ये 2a ना निकल जाएगा, ए मैट्रिक्स उतार दोगे, क्या 3b ना निकल जाएगा, बी मैट्रिक्स उतार दोगे, बराबर है तो बराबर। बताओ एक्स निकालना है, प्लस सी मैट्रिक्स भी उतार दोगे। बताओ कोई मैट्रिक्स के बाहर कांस्टेंट तो जाके प्रत्येक के साथ, ये मैट्रिक्स के बाहर नंबर तो प्रत्येक के साथ। बताओ ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ोगे तो एगो मैट्रिक्स बन जाएगा। इधर बताओ x प्लस मैट्रिक्स रहेगा, x का मान निकालने के लिए ये मैट्रिक्स उधर, तो ये प्लस तो इधर जाके माइनस। तो बताओ ये इतना माइनस इतना, तो बताओ ये इधर किसका आंसर आ जाएगा, x का आंसर आ जाएगा। चलिए क्लियर रहना चाहिए। और देखिए इसमें जी, चलिए क्लियर रहना चाहिए। और देखिए 4 नंबर, ये सब लगातार पूछा हुआ प्रश्न है। आपका ए मैट्रिक्स दे दिया है, ए मैट्रिक्स कितना है बउआ, तो 1 0 0, और है जी 0 1 0, और दिया है ए बी और -1। कह रहा है कि ए स्क्वायर निकालो। क्या आप लोग अभी जस्ट गुना करने के लिए सिखाए हैं? ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, दो मैट्रिक्स का इंटू करने आता है। ए मैट्रिक्स उतारो, ए मैट्रिक्स उतारो, R1 का C1, R1 का C2, R1। उम्मीद करते हैं बनेगा। चलिए और देखिए इसमें एक फिफ्थ वाला देखिए, उसके बाद आपका टोटल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आपका बन जाएगा, लगभग लगभग सब बता दिए हैं। जैसे इसमें जी एक देखिए, ये आपका मैट्रिक्स दे दिया है, ये सब पूछा हुआ प्रश्न पूछेगा ऐसा ही, 3 - 5 और है -4 और दे दिया है 2। कह रहा है वैल्यू निकालो किसका, A² - 5a, और दे दिया है 14i का। चलिए देखिए, ये पूछेगा ही पूछेगा ऐसा टाइप का कॉन्सेप्ट वाला। बताइए इसमें जरूरत किसका है बउआ, ए स्क्वायर का। तो बताओ ए स्क्वायर निकाल लोगे, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए अपने आप से कै बार, 2 बार। बताओ ए मैट्रिक्स उतारो, कितना है 3 -5 और क्या है -4 2, फिर से ए मैट्रिक्स उतार दो। बताओ कितना है 3 -5 -4 और 2 है, दो मैट्रिक्स का इंटू करने आता है। बताइए R1 और ये है R2। ये बताओ ये वाला C1 और ये वाला क्या है C2, सेकेंड ऑर्डर का आंसर ना बनेगा। बताओ R1 का गुना C1 के साथ, R1 C1, 3 में 3 से 9। बताओ -5 में 4 से, तो माइनस माइनस प्लस से हो जाएगा, 5 चौका 20। क्लियर है, R1 C1 हो गया। R1 का C2 आप करो। बताओ 3 में -5 से -15। बताओ -5 में 2 से तक कितना -10। क्लियर है। चलिए R1 C1 C2, अब R2 उठाओ C1 के साथ, -4 में 3 से तब -12। बताओ 2 में -4 से तक कितना -8।
अब बताओ R2 का C2 करो, R2 का C2 करोगे तो जी -4 में -5 तब +20। बताओ 2 में करोगे 2 से तो 2 दूनी 4, जोड़ घटाव कर दो जी तो ए स्क्वायर का मान आ जाएगा 20 और 9 29, ये हो गया -25, ये हो गया -20, ये हो गया 24। चलिए हमको वैल्यू किसका आ गया बउआ, ए स्क्वायर का। जब ए स्क्वायर का आ गया तो इसका वैल्यू चाहिए, देखिए तो लिखिए ए स्क्वायर -14, सॉरी 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 1 मिनट, देखिए देखिए इसमें 5a है और माइनस में है 14i। देखिए बउआ ए स्क्वायर का मान हम लोग को मिल चुका है, कितना है जी 29, माइनस में 25 है और क्या है -20 है और क्या है 24 है। बताओ 5, ए का मान हम लोग को पता है 3 -5 -4 2, बताइए -14। आई का मतलब अभी जस्ट समझाएं, आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स होता है। बताओ ये सेकंड ऑर्डर का यूज हो रहा था, ये भी आई सेकंड ऑर्डर का यूज करोगे, और यूनिट मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर का ऐसा होता है, डायगोनल में 1 1 बाकी सारा जीरो, तो लिख दो यहाँ यूज कर दो 1 0 0 1, सोल्व हो जाएगा जी। चलिए 29 -25 -20 24। चलिए कोई मैट्रिक्स के बाहर नंबर सभी के साथ 15, 5 में गुना होगा -5 से तो -25, इन्हें के -5 से गुना कर दीजिएगा, केवल 5 से गुना हो रहा है, 5 में -4 से -20, 5 में 2 से 5 दूनी 10। बताओ एक गुना होगा 14 से, 14 में 1 से गुना 14, 14 में 0 से 0, 14 में 0 0, 14 में 1 14, जोड़ घटाव कर दो जी, ये दोनों को घटा दीजिए, मैट्रिक्स से ना आएगा आंसर। तो देखिए 29 में से 15 घटेगा था 14, और 14 में से फिर 14 घटेगा था 0, -25 घटेगा था 0, 0 में 0 घटेगा था 0, -20 -20, देखिए यहाँ वाला -20, तो माइनस माइनस प्लस 20 से 20 कट गया, फिर से घटा देना था 0। बताइए 24 और 10, 24 में से 10 घटाना ही माइनस है ना, तो 24 में से 10 घटेगा तो 14, और 14 में से फिर 14 घट जाएगा, तो बताइए कितना 0। संजोग है कि 0 0 आ गया, कुछ और भी आ सकता है। उम्मीद करते हैं कि यह स्टेप क्लियर हुआ होगा, अब ये बनना चाहिए। ऐसा टाइप का किसी भी तरह का रहेगा तो हो जाएगा जी। हम लोग मेन टॉपिक सिखाएं बउआ इसमें, देखिए सभी लोग इसमें ध्यान देंगे, बन जाना चाहिए। अब एक भी प्रश्न इसमें छूटना नहीं चाहिए मैट्रिक्स में। 3 टॉपिक पर ध्यान देना है, एक ट्रांसपोज, एक एडजॉइंट, और एक ध्यान देना है इनवर्स, यही आप लोग को पूछता है। वन शॉट में उम्मीद करते हैं कि सभी को एक क्लियर हुआ होगा। अब ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बिल्कुल बनेगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग शानदार वन शॉट लेकर के आएंगे इनवर्स का। उम्मीद करते हैं कि मैट्रिक्स इतना देखने के बाद किसी तरह का समस्या नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसी के साथ आज हम लोग क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।